हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि मैम आप 4th सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसकी रैपिड फायर सीरीज़ करा दीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं था कि इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी भी, क्योंकि ये पेपर आपका ऐसा पेपर है ना कि इस पेपर में आपकी हिंदी प्लस क्या आनी है, गणित आना है। और ये हिंदी और गणित आपका कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल का है, जिसमें आपको हिंदी मिलेगी 90% और हिंदी तो पढ़ी है, और जो 10% आपके आने हैं क्वेश्चन गणित विषय के, वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे क्वेश्चन है कि संख्या क्या होती है, आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, या फिर किसी बच्चे को हासिल वाले जोड़ किस प्रकार से सिखाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में। तो मुझे उम्मीद थी कि आप कर पाएंगे स्थानीय मान से जुड़े हुए क्वेश्चंस, बट फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं फटाफट से आपकी ये जो रहेगी सीरीज़ वो कंप्लीट करा देती हूँ। और साथ साथ एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपके हैं वो MCQ करवा दिया है, तो आप उसकी क्लास जाके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं। तो मैं मैथ्स वाले पोर्शन से ही शुरू कर रही हूँ कि ये मैंने कंप्लीट नहीं कराया था और इसकी PDF बस प्रोवाइड करा दी थी, तो मैं इसी से शुरू करूँगी और हिंदी को मैं लास्ट में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हिंदी की कहीं ना कहीं क्लास हो चुकी है आपकी। तो शुरुआत करते हैं संख्या से, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्लास को। संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये आती है। तो संख्या कैसे बनी है, संख्या किससे मिलकर के बनी है, तो एकदम से समझ में आ रहा होगा कि संख्या किससे है। एकदम दिमाग में आया कि अंकों से मिलकर के बनी है। अंक मतलब कि डिजिट, यानी कि जो आपके अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन अंकों को ही जब हम अरेंज करते हैं तो यहीं से संख्या बन जाती। जैसे हमने 9 के साथ में 2 लिखा तो संख्या बन गई 92, 1 के साथ में 4 लिखा, संख्या बन गई क्या, 14। इसी प्रकार से 2 के साथ 0 लिखा, संख्या बन गई 20। तो अंकों को क्रम से लगाने पर ही क्या बन जाती है, हमारी संख्या बन जाती है। अब संख्या क्या होती है, संख्या वह मान है जिसका उपयोग हम मापने, गिनने या गणना करने में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉल आपके सामने रखी हुई है इस प्रकार से, तो इन बॉल को जब आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो वहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, संख्याओं का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो संख्या जो किससे मिलकर के बनी है, अंकों से मिलकर के बनी है। और संख्या वह मान है जिसका यूज़ हम मापने व गिनने में करते हैं। संख्याओं को जब हम लिखते हैं तो किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वही चिन्ह हमारे संख्यांक या फिर अंक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 12 एक संख्या है, 1, 3, 4, 14, 15, 45, क्या है, सब संख्याएं हैं। यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको ज्ञान करा देती हूँ। जैसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, ये लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7, तो इसमें देखिए 7 क्या है, 7 इकाई का अंक है। इसके बाद 6 दहाई, इसके बाद आता है सैकड़ा, फिर आता है हज़ार। ऐसे पढ़े होंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। फिर आगे चलेगा 10,000, फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, ऐसे करके चलेंगे। तो सैकड़ा तक बस ध्यान देना, क्योंकि सैकड़ा तक ही प्राइमरी लेवल पर रहेगा आपका फर्स्ट सेकंड क्लास में। तो इतने ही बस अंकों को ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे तो पूरे ध्यान होने चाहिए, क्योंकि आप लोग प्राइमरी के थोड़ी ना है, आप लोग तो ग्रेजुएशन तक करके आए हुए हैं, तो आप सभी को लाख, अरब ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए तो कैसे क्रम रहेगा इनका, पीछे से ही काउंट करते हैं हम। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं संख्याओं के प्रकार पर। तो संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार से बांटी गई हैं। सबसे पहली है काल्पनिक संख्याएं, दूसरी है वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक मान प्राप्त नहीं होता है, और इसी के अपोजिट वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान हमेशा प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है √-4। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बस रूट हट जाएगा, बाकी -4 रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, -4। तो जब आपने वर्ग किया, धनात्मक नहीं, कौन सा मान प्राप्त हुआ, ऋणात्मक प्राप्त हुआ। तो जो √-4 है वो कैसी है, एक काल्पनिक संख्या है। सेम इस पर देखिए, स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, धनात्मक मान नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है, कैपिटल आई। इमेजिनरी नंबर इनको बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक संख्या है, तो वहाँ स्मॉल आई बना हुआ मिल सकता है आपको। तो स्मॉल आई इमेजिनरी नंबर को ही दिखाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या वो होती है जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होगा सदैव। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 मिलेगा।
धनात्मक मान है। 4/5 का वर्ग करिए तो 4/5 का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 5 25, ये भी धनात्मक मान है। -4 का वर्ग करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 गुणा -4, ऐसे ही तो करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, ये भी धनात्मक मान प्राप्त हुआ। तो यानी कि माइनस में अगर वैल्यू लिखी है बट उस पर क्या नहीं चढ़ा है, अंडर रूट नहीं चढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर हो गई ना। यहीं पर क्या था, -√4, वो कैसी थी, काल्पनिक, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर हमें -4 मिल रहा था। क्लियर है। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और इसके बाद जो आपने वो पढ़ी होंगी ना, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य, वो सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही पढ़ने में आते हैं। ठीक है। बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो सदैव P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एक कंडीशन और है, Q का मान सदैव क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है। बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, और जहां Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 22/7, 22 यहाँ पर P है और 7 क्या है, Q। तो P/Q के रूप में लिखी है तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसी -4/7, -4/7 में आप देख पा रहे हैं -4 P है और Q क्या है, 7 है आपका, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या हो गई। सेम ऐसी 2/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। माइनस प्लस लगे होने से ऐसा नहीं कि वो अपरिमेय बन जाएगी, नहीं बनेगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी। तो देखो, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी √5। अगर आप चाहें तो इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ऐसे अगर लिख के आ गई √36, तो ये तो 6 निकल आएगा, तो वो परिमेय बन जाएगी, अपरिमेय नहीं रहेगी। ठीक है, जब आप इनका रूट नहीं निकाल पाएंगे तब की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल याद रखना, पाई क्यों याद रखेंगे आप, √2 तो है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। पाई क्यों है, तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, पाई जो है, पाई तो अपरिमेय है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है, बट पाई का जो संख्यात्मक मान हम क्या मान के चलते हैं, 22/7। 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये तो P/Q के रूप में लिखी हुई है, इसलिए ये 22/7 क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो याद रखना, जब पाई आ जाए तो पाई तो अपरिमेय है और पाई का मान जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आते हैं, परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित कितने प्रकार है। तो परिमेय संख्याओं को बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी गिनती की संख्या, यानी कि सभी काउंटिंग नंबर आपके प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कहाँ से शुरू होती है, तो इनकी शुरुआत होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्राकृतिक संख्याएं कहाँ समाप्त होंगी, तो भाई अनंत समाप्त होंगी। इनका कोई सीमा नहीं है। आप कहो कि 10 पे ख़त्म हो गई या 15 पे, 100 पे, नहीं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो कोई बड़ी संख्या कभी ज्ञात ही नहीं कर पाते हम लोग, इसीलिए तो अनंत पे खत्म होंगी, बट शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर ले लीजिए और आगे बस क्या लगा दो, 0। तो प्राकृतिक संख्याएं और शून्य को मिला करके जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है पूर्ण संख्याएं। तो इसीलिए सबसे छोटी आप जब देखेंगे ना पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो 0 है। ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कहाँ है, 1 है। इससे छोटी कोई प्राकृतिक नहीं है। ठीक है। 0 आपकी पूर्ण है, इसीलिए 0 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 0 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके। खत्म कहाँ होंगी, पता नहीं, अनंत पे खत्म होगी जाके। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका निकल के आएगा कि सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण में आ गई हैं, बट इसके अपोजिट भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं, क्या सभी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो नहीं, ये पॉइंट गलत है। क्यों, क्योंकि 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती।
इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक में आपके दो प्रकार के पूर्णांक आते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। संख्या रेखा पर हम इस प्रकार से प्रदर्शित भी करते हैं, ठीक है, बीच में 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव में और इधर साइड नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, यहाँ बस मैं एक क्वेश्चन आपको बस यही समझाना चाहूँगी कि जब आप धनात्मक मान की बात करें तो देखो +1 और +4 में कौन बड़ा मान है, तो +4 बड़ा मान है। यानी कि जब प्लस का साइन लगा है तो उसके साथ में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ा मान होगा, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन ऋणात्मक में जो सीन है वो उल्टा है, ठीक है। अगर किसी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस के चिन्ह लगा हुआ है तो उसके साथ जो सबसे बड़ा अंक लिखा होगा वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी और सबसे छोटे अंक वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। जैसे -5 और -1 में सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है -1 और छोटी कौन सी हो गई, -5। तो यहाँ से आप देख पाओगे जब माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो वो अंक क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। यही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसका आंसर मुझे बताइएगा। -15 और -54 में कौन सबसे बड़ी है, तो -15 और -54 में अगर आप बड़ी की बात करेंगे तो ये मान बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, तो चिन्ह कुछ इस तरीके से लगेगा इनके बीच में। आगे बढ़ते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में देखने को मिल सकती हैं सम संख्याएं, चाहे तो वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी सम संख्याएं होंगी, और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। जो 2 से विभाजित नहीं वो विषम, जो 2 से विभाजित होती हैं वो कहलाती हैं सम। इंग्लिश में बोलते हैं इनको इवन नंबर और इनको बोलते हैं ऑड नंबर। तो शुरुआत 2 से ही होगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 20 सब आपकी क्या है, सम संख्याएं। विषम में देखो 1 से शुरुआत करेंगे, 1 3 5 7 9 11, आगे आपकी चलती रहेगी 13 वगैरह, ये क्या है, विषम संख्याएं। ये जो जितनी भी संख्याएं ये देखिए किस तरीके से चलती हैं, एक ऑड एक इवन चलेगा। देखो मैं यहाँ पहले काउंटिंग नंबर लिख देती हूँ, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11। अब देखना एक क्या है, एक है विषम संख्या, इसके बाद विषम क्या है 3, फिर विषम क्या है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अब सम की बारी है, पहले 2 है सम, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10। आप देख पा रहे हो एक विषम फिर एक सम, फिर एक विषम फिर एक सम, फिर एक विषम फिर एक सम, यानी कि देख कैसे चल रही है, अल्टरनेट। पहले क्या आया, एक इवन आया, फिर ऑड आया, सॉरी उल्टा लिख गई मैं, एक ऑड आया सबसे पहले, फिर इवन आया, फिर ऑड आया, फिर इवन आया, फिर ऑड आया, फिर इवन आया, फिर ऑड, फिर इवन। तो इस तरीके से ये चलती रहेंगी सम और विषम संख्याएं। नेक्स्ट आते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। या हम बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी संख्या, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4, तो 4 भाज्य है या नहीं, इसके लिए देखो पहली के क्या बोल रहा है, 3 गुणनखंड होने चाहिए जिसमें 2 गुणनखंड तो फिक्स हैं। कौन कौन से, एक तो 1 फिक्स है, 1 से तो सारी संख्या विभाजित होती हैं और हर एक संख्या स्वयं से ही विभाजित होती है, ठीक है। अब आपको एक अन्य संख्या ढूंढ के लानी है जो 4 को विभाजित कर दे, तो वो है आपका 2, 2 दूनी 4। तो जो 4 का अंक है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 कैसी संख्या बन गई, एक भाज्य संख्या बन गई, ठीक है। 3 गुणनखंड मिल गए, कम से कम 3 चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कितने भी हो जाएं। 6 को देख लीजिएगा, 6 एक तो 1 से होगा विभाजित, स्वयं से भी होगा, इसके अलावा 6 किससे होता है, 6 2 से होता है, 2 3 6, एक अन्य गुणनखंड मिला, इसके बाद 3 से भी होता है, 3 दूनी 6। बस आपको एक फैक्टर ढूंढना है, जैसे एक फैक्टर और ढूंढ लिया वैसे समझ जाओ 6 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। सेम और एक मैं एग्जाम्पल और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि डिटेल हो जाए। ये बोला जा रहा है कि कोई संख्या भाज्य संख्या तब होगी जब वो संख्या 1 से डिवाइड हो,
स्वयं से डिवाइड हो और किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या एक और स्वयं से तो डिवाइड होती ही होती हैं। किसी अन्य से अगर हो जाएंगी तो भाज्य बन जाएंगी और नहीं होंगी तो अभाज्य बन जाएंगी। ठीक है, तो देखो 12 जो है वो किससे हो जाता है, 2 से हो जाता है, 6 से हो जाता है। 2 छींग 12 कोई एक फैक्टर ढूंढ लो, वैसे ही क्या बन गया, भाज्य संख्या। अब बारी आती है अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल स्वयं से और एक से ही विभाजित होती हैं और किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि आपका 2 किससे होता है, केवल एक से और खुद से, 2 एकम 2। ऐसे 3 के पास भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो एक और दूसरा खुद 3। तो जब केवल 2 गुणनखंड हो किसी संख्या के पास तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य आपको कहाँ मिल गई, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद भी है आपकी। इसके बाद आपको मिलेगी 11, फिर मिलेगी 13, 17, 19। तो इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एक जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, क्योंकि एक के पास केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद। ठीक है ना। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका गणित की मूल संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो गणित की 4 मूल संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, गणित की मूल संक्रियाएं कितनी है, 4 है। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि वेरी शॉर्ट में भी आया है, एमसीक्यू में भी आया। अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्लास देखी हो तो समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको वेरी शॉर्ट की भी क्लास करा दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। आपके 8 पेपर थे और उनके एमसीक्यू कराने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, 1 घंटे की क्लास हो गई वो। तो सोचो आप, वेरी शॉर्ट में तो टाइम लगेगा। तो रिपीट क्वेश्चन है, मैंने टेलीग्राम पर आपके प्रीवियस ईयर की जो वो है वो प्रोवाइड करा दी है। आप वहाँ से थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या है आपकी 2। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या थी। हाँ, केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी की सारी सम संख्याएं क्या हैं, भाज्य होती हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, सारी की सारी सम संख्याएं भाज्य हैं, केवल 2 को छोड़कर। 2 कैसी है, अभाज्य है। इसके बाद आते हैं शून्य की खोज किसने की। तो शून्य की खोज कहाँ पर हुई है। तो शून्य की खोज भारत में ही हुई है। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की संख्याओं का किस माध्यम से ज्ञान करा सकते हैं बच्चों को। तो देखो, खेल के द्वारा भी करा सकते हैं, कविता के द्वारा भी करा सकते हैं, मूर्त वस्तुओं के द्वारा भी करा सकते हैं, जैसे चौक हो गया, पेन हो गया, गेंद हो गई। ठीक है, कंचे वगैरह हो गए। ठीक, और छोटे छोटे आपके जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे ना, उनसे भी करा सकते हैं, पत्तियों के माध्यम से, डंडे के माध्यम से, छोटे छोटे डंडियाँ पड़ी होती हैं ना, उनके माध्यम से, फूल के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या होता है, 1 होता है, उनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का मासा क्या है, 2 और 3 का मासा है 1। ऐसी 5 और 7, 5 7 का भी मासा क्या है, HCF। मासा का मतलब HCF क्या है, 1। 3 और 4 का भी HCF जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। ऐसी और भी हैं, 11 और 13 लिख दो, 11 और 12 लिख दो, 2 से अधिक भी ये मिल सकती हैं आपको। ठीक है, आप आते हैं नेक्स्ट उस पर, गणित का लक्ष्य क्या है। तो गणित का जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है, संख्याओं का ज्ञान कराना, तर्क क्षमता का विकास करना, सामाजिक भौतिक वातावरण का ज्ञान कराना, 2 वस्तुओं की तुलना करना सिखाना, गणना करना सिखाना, सामाजिक परिवेश में रहने के लिए क्षमता विकसित करना, जैसे दैनिक क्रियाकलाप में जहाँ गणित की आवश्यकता पड़ती है तो उसके योग्य बना देना बच्चे को। ठीक है, कहीं अगर बाहर जा रहा है, किसी शॉप पर सामान लेने के लिए, मम्मी ने कहा 2 पेन लेके आना, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि 2 क्या होती हैं संख्या, 2 अंक क्या हैं, कि 2 चीज़ें हैं क्या, वस्तुएं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे 2 क्वेश्चन हमेशा आपके आए हुए हैं हर एग्जाम में, हर पेपर में। तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। स्थानीय मान निकालने को आता है पहली बात तो, ठीक है, और स्थानीय मान किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर है उसके आधार पर हमने जो उसका मान निर्धारित किया है वही क्या है, स्थानीय मान है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ मैंने लिखा हुआ है 123, ठीक है। 3 क्या है, इकाई के अंक पर है ना, इसलिए 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 बराबर 3। 2 क्या है, इकाई दहाई के स्थान पर, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणा 10 बराबर 20 हो जाएगा। ऐसे 1 कहाँ है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पर, तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का, और इसका स्थानीय मान कितना बन गया, 100 ही बन गया। तो स्थानीय मान निकालने का जो मेथड है वो यही है। एक बार फिर से समझाती हूँ मैं, जैसे 454 को ही ले लेते हैं। 454 में 4 कहाँ है, इकाई के स्थान पर है ना, तो इकाई के स्थान पर है, इकाई का मतलब होता है 1। 1 का गुणा किया तो कितना बना, 4 एकम 4। इसके बाद 5 देखो, 5 कहाँ है, 5 है इकाई दहाई के स्थान पर, तो 5 में कितने का गुणा करेंगे, 10 का, कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। इसके बाद 4 ये वाला कहाँ है, सैकड़ा स्थान पर है, तो 4 गुणा 100 करेंगे, कितना बन जाएगा, 400 स्थानीय मान बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं यहीं पर, ट्रिक से कैसे निकालेंगे। भाई ये तो मेथड हो गया, अगर आप वेरी शॉर्ट में आए तो मेथड लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो जैसे आपका आ जाए 367, तो अब इसमें 6 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, 6 के नीचे 6 रखा, इधर जितने अंक खाली हैं उतने 0 लगा दो, 1 अंक बचा था, 1 0। 3 का निकालना है तो 3 के नीचे 3 रखा, कितने अंक बच रहे हैं, 2, तो 2 0 लगा दो। 7 का देखो, 7 के नीचे 7 रखा, कितने अंक बच रहे हैं, 1 भी नहीं, तो बस कुछ नहीं लगाना है। तो इस तरीके से स्थानीय मान निकल आएंगे, ठीक है। 475 में 4 का स्थानीय मान कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, देखते ही। 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके वेरी शॉर्ट में। तो सीधी सी बात है, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो वेरी शॉर्ट में कैसे निकालोगे, इकाई के अंक पर है तो 6 गुणा 1 बराबर 6, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मान तो नहीं आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 गुणा 100 बराबर 600। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बराबर है। नेक्स्ट आते हैं 445 में 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है अंतर या गुणनफल से। तो 445 दिया था, 4 का स्थानीय मान 40 और इस 4 का स्थानीय मान कितना, 400। अंतर पूछा है आपसे, तो 400 में कितना माइनस कर देंगे, 40 माइनस कर देंगे, 0 से 0 गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा, और 3 यहाँ बचा, तो 360 हो जाएगा मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ मैंने लिखे हुए आए हुए हैं। 346 में सभी अंक का स्थानीय मान, 990 में 9 का स्थानीय मान, तो ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब इसमें 7 के स्थानीय मान का गुणनफल बताना है। तो देखो इस 7 का स्थानीय मान 7 और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। तो 7 गुणा 700 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 2 0, 4900 यहाँ पर स्थानीय मान बन जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, पर जैसा आए आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 578 मैंने लिखा हुआ है। देखो 8 क्या है, इकाई के अंक पर है, 7 कहाँ है, दहाई के अंक पर, और 5 कहाँ है, सैकड़ा के अंक पर। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे ऐसे लिख के आया है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए ऐसे लिख के आया है इस तरीके का, और पूछेगा सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक है, तो बताओ क्या है, ये इकाई, एक दहाई और ये सैकड़ा, तो सैकड़ा पे क्या हो जाएगा, 9 का अंक हो जाएगा। ऐसे करके आरोही व अवरोही क्रम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस सेमेस्टर के लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और कल आपको ज़रूर ये पेपर में देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन या दोनों डेफिनेशन, और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक वेरी शॉर्ट में और एक आपका उसमें क्या कहते हैं, MCQ में, ठीक है। तो आरोही और अवरोही क्रम की मैं आपको ट्रिक आज बहुत अच्छे से बता रही हूँ, और आप कभी नहीं इस ट्रिक को भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबसे पहले आरोही, आरोही और अवरोही में किसका नाम बड़ा है, किसका नाम छोटा है। तो अवरोही कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है, आरोही छोटा लग रहा है। तो आरोही छोटा है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्रम कैसा बनेगा, बढ़ता हुआ क्रम बन जाएगा। तो इसमें जब हम संख्याओं को अरेंज करते हैं तो कौन से क्रम में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब बारी आती अवरोही की, अवरोही का नाम बड़ा था, तो भाई अब इसमें हम बड़े से कैसे चलेंगे, छोटे की तरफ चलेंगे, और जब बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो हमारा क्रम कैसा बनेगा, घटता हुआ क्रम बन जाएगा। क्लियर है ना।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम ऐसा क्रम है जिसमें संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो छोटा गोला, फिर उससे बड़ा गोला, फिर उससे फिर सबसे बड़ा गोला। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पहले 20 लिखा, फिर उससे बड़ी संख्या लिखी 41, फिर 58, फिर 90, फिर 101। अब अगर आपसे आए कि इसको एग्जाम्पल देकर आप स्पष्ट करें, उदाहरण सहित समझाएं, तो सबसे पहले आप टेढ़े मेढ़े कोई भी अंक लिख लेना। जैसे 21 लिखा, फिर आपने लिख लिया 17, फिर यहाँ पर लिख दिया क्या 43, फिर लिख दिया 9। तो अब इसको आप अरेंज कर लीजिए कैसे करके, आरोही क्रम में। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे आरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। छोटा मान क्या है? 9, उससे बड़ा मान क्या है? 17, उससे बड़ा क्या है? 21, और सबसे बड़ा क्या है? 43। तो ये बन गया आपका आरोही क्रम। अब आते हैं अवरोही क्रम पर। तो अवरोही क्रम है संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना, बड़े से छोटे की तरफ। पहले बड़ा गोला, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सेम देखो अरेंज किए कौन कौन सी, पहले 37, फिर उससे छोटी आई 25, फिर 25 से छोटी 16, फिर 16 से छोटी 12, 12 से छोटी 5। इसके भी एग्जाम्पल आपको सेम ऐसे ही लिखने हैं। पहले तो कोई भी संख्याएं ले लेना, उनको टेढ़ा मेढ़ा लिख लेना। पहले आपने मान लीजिए लिख ली यहाँ पर 43, फिर लिख लिया आपने 58, फिर यहाँ पर लिख लिया 20, उसके बाद लिख लिया 83। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे इसका अवरोही क्रम और व्यवस्थित करेंगे अब इस संख्या को। अवरोही मतलब सबसे बड़ा मान ढूंढो, कौन सा है? 83, तो 83, उसके बाद 58, उसके बाद 43, उसके बाद 20। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। आगे बढ़ते हैं, गणितीय संक्रियाओं की बात करते हैं। गणितीय संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो जस्ट अभी बताया था, पहली होती है जोड़, फिर घटाना आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर क्या आएगा? भाग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तीली के माध्यम से आप जोड़ कैसे सिखाएंगे, या तीली के माध्यम से काउंटिंग कैसे सिखाएंगे। तो सीधी सी बात है, तीलियाँ रखेंगे, 3 तीली ये रखी हुई है और 2 तीली ये रखी हुई है। बच्चा काउंट कर लेगा इनको, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली ये रही, 2 ये रही, ऐसे करके। ऐसे 1 तीली ये, 2 तीली ये, 3 4 5, 3 और 2 ऐड हो गए, कितने हो गए? 5 हो गए। ऐसे ही बॉल के माध्यम से बच्चा सीख लेता है काउंटिंग। 2 बॉल ये थी, ठीक है भाई, 4 बॉल इसमें ऐड करनी है, तो बच्चा अब काउंट करेगा, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 4 5 6, टोटल कितनी बॉल हो गई? तो मैम 6 बॉल हो गई हैं। ऐसे करके बच्चे सीख जाते हैं जोड़ना। अब बात करते हैं हासिल वाले जोड़ बच्चे कैसे सीखेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग बच्चों के जोड़ की कहाँ से होती है? बच्चों को इकाई के अंक के पहले जोड़ सिखाइए। इकाई के अंक का मतलब है एक एक अंक वाली अंकों के जोड़ सिखाना। जैसे हमने बच्चों को पहले क्या सिखाया कि 4 और 3 कितना होता है, तो इसको हमने तीली के माध्यम से या बॉल के माध्यम से, पेन के माध्यम से सिखा दिया, बच्चा सीख गया। अब वो उसको उंगली पर भी जोड़ना सीख गया है कि भाई 4 उंगलियां, इसमें 3 उंगली ऐड करी तो कितनी हो गई हैं, तो बोलेगा मैम 7 उंगली हो गई हैं। जब बच्चा एक एक अंकों का योग सीख जाए, यानी कि इकाई के अंकों का सीख जाए, तो हम उसको 2-2 अंकों वाली संख्या का योग सिखाएंगे। जैसे 21 में कितना ऐड करना है? 21 में ऐड करना है 35। तो बच्चे को बोलेंगे ये अंक क्या है? इकाई का, और ये अंक क्या है? दहाई का। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम बेटा, इकाई के अंकों को ऐड करते हैं, यानी कि 5 और 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है दहाई के अंकों को ऐड करने की, तो ऐड कर लेंगे 3 2 5। तो इस तरीके से कि बच्चों को 2 अंकों वाली संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, उसको ऐड कर लेगा। यहाँ पर लिखी हुई भी है, 12 में 34 को ऐड करना है, तो 2 और 4 कर दिया उसने 6, और 1 और 3 कर दिया 4। जब वो 2 अंकों की संख्याओं के, यानी कि दहाई तक के वो जोड़ करना, वो जब वो सीख जा रहा है, तो अब बारी आती है हासिल वाले जोड़ सिखाना। तो आप थ्योरी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि दहाई के अंकों का योग सिखाने के बाद हम बच्चे को हासिल वाले योग करना सिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ संख्या ले लेती हूँ, इसी संख्या से समझाती हूँ सबसे पहले। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। बच्चे को बताएंगे, बच्चे पहले इकाई के अंक को जोड़ो। 8 5 कितने हो गए? बोलेगा बच्चा कि मैम 13 हो गए हैं। तो उसको बोलेंगे बेटा ये जो 13 का अंक है, इस 13 के अंक में इकाई का अंक कौन सा है? वो बोलेगा मैम 3। और दहाई का अंक कौन सा है? 1 है। तो उसको बोला जाएगा कि पहले इकाई के अंक को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी हमें संख्या प्राप्त हो रही है, उस संख्या में जो इकाई का अंक है,
कौन सा 3। इस इकाई के अंक को इकाई के नीचे रखते हैं और जो दहाई का अंक बचता है उसको हम हासिल के रूप में दहाई वाले अंकों के ऊपर लगा देते हैं और फिर ऐड कर देंगे। तो 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? बस इसको थ्योरी में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ अच्छे से। दहाई और यहाँ ले लेते हैं इकाई, यहाँ ले लिया 7 3 और यहाँ ले लेते हैं 4 और 2। चलिए ऐड करते हैं। 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 में 0 तो यहाँ रहेगा, 1 चढ़ जाएगा इसके ऊपर। अब ये 3 ऐड हो जाएंगे, 4 2 6 और 1 7। तो 70 आपका मान निकल के आ जाएगा। हासिल वाले सीख गया बच्चा। अब आते हैं मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करके घटाना सिखाना। अब घटाना अगर हमें उसको सिखाना है तो उसके लिए देखिएगा हम किस तरीके से सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा बच्चों हमारे पास क्या है, 2 बॉल, 2 नहीं 3 4 बॉल बना देते हैं। 4 बॉल हैं, ठीक है, 4 बॉल हैं। 4 बॉल में से क्या किया, पिंटू चिंटू कोई है भैया बहन, वो आपकी एक बॉल ले गया। क्या ले गया? वो एक बॉल निकाल के ले गया, ठीक है। तो कितनी बॉल बच रही हैं? अब इन 4 बॉल में से भैया एक बॉल तो पिंटू ले गया, तो कितनी बॉल बची हैं? तो भाई 3 बॉल बची हैं। ऐसे समझ जाएगा। अब आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तो सीधी सी बात है आप उस चीज़ को हटा करके दिखा दोगे। अब लिखने में तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी अपनी भाषा में, ठीक है। अब 2 अंकों का घटाना सिखाना हो तो क्या सिखाएंगे? सेम वैसी बच्चा जब 2 अंकों का ज्ञान सीख गया है, 3 अंकों का ज्ञान सीख गया है तो उसको बताएंगे कि इकाई में से इकाई का अंक घटाएंगे और दहाई में से दहाई का अंक घटाएंगे। और एक चीज़ और, बड़े में से छोटा का अंक घटाते हैं हमेशा, ठीक है। 8 में से 5 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। फिर आती है बारी उधार वाले अंकों को घटाने की कि उधार वाले अंक कैसे घटाए जाते हैं उधार लेकर के। तो बच्चों को बताया जाएगा कि दहाई और इकाई 2 प्रकार के अंक होते हैं, मतलब स्थान होते हैं, अंक नहीं होते, स्थान होते हैं। ये ऐसा टॉपिक है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि सबको आती है ये चीज़, सबको आती है, आप लोग को भी आती, समझा दोगे भाई, लिखोगे कैसे, ये सबसे बड़ी आफत होती है इसमें। तो देखो कैसे करना है, ये सिखाना है हमें बच्चों को। तो यहाँ पर हमने ये संख्या ले ली, ये हमारे पास संख्या है। बच्चे को बताएंगे कि देखो बच्चों अब यहाँ पर आपको लिखें कैसे, थ्योरी अगर लिखनी है तो यहाँ पर हमने एक संख्या 52 और दूसरी संख्या 49 ली हुई है। तो बच्चों को बोलेंगे इकाई में से इकाई का अंक घटाते हैं, लेकिन यहाँ इकाई का अंक है 2, 2 में से 9 नहीं माइनस किया जा सकता। तो 2 वाला क्या करेगा, अपने पड़ोसी से एक उधार ले लेगा। पड़ोसी क्या है? 5। 5 से जब वो उधार लेगा तो 5 1 देगा, लेकिन 5 1 क्या देगा? 5 1 दहाई देगा उसको। और एक दहाई कितने की होती है? 10 की होती है। तो 5 से जब वो लेगा तो कितना मिलेगा उसको? 10 मिलेगा। और वो 10 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 12 हो जाएगा। और 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 3। जब 5 ने 1 दे दिया था, एक दहाई दे दी, तो 5 के पास कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 4 गई, कितना आ जाएगा? 0। ऐसे करके माइनस करते हैं, ठीक है। दहाई पूरी इसीलिए तो यहाँ पर ऐसे करके हम करते हैं। जैसे यहाँ मैंने भी एक यहाँ दिया तो ये एक हमने चिपका के इसके साथ लिख दिया, बट एक ऐसे नहीं चिपक गया कि एक आया और 2 के पास चिपक गया ना, वो 10 था और उस 10 में 2 ऐड होके 12 हुए थे, ठीक है। पूरी दहाई उसने दी थी 10 अंक वाली, 10 उसकी, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ मैं एक चीज़ और आपको सिखा दूँ, एक चीज़ और, बड़ी छोटी संख्याएँ। जैसे आपसे क्वेश्चन और बन सकता है, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्या करोगे? तो जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए उतनी ही बार 9 9 लगा देना। 3 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। सेम यहीं पर पूछा जाए 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की बड़ी संख्या आपकी है क्या? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 99। इसी प्रकार से 5 अंक की आए तो 5 अंक की क्या हो जाएगी? 5 बार 9 लिख देना। अब बात करते हैं छोटी संख्या अगर पूछी जाए तो 3 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 0, जितने अंक की चाहिए हैं उतने ही क्या 0 लगा के उतने ही अंक बना देंगे। तो ये कितनी बन गई? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 100। 4 अंक की चाहिए होगी तो देखो 4 अंक तो 4 ही लिखने, 1 2 3 4 अंक ही लिखने। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 3 अंक कम पड़ रहे हैं तो 0 0 0 लगा देना। तो 1000 आपकी हो जाएगी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। किसी संख्या में उसी संख्या को एक से अधिक
क्या पढ़ रही हूँ मैं, गुणा। गुणा क्या होता है, गुणा क्या होता है, तो गुणा देख लीजिएगा कि गुणा जो है आपकी वो किसकी पुनरावृत्ति है, जो गुणा है वो योग की पुनरावृत्ति होती है। किसकी पुनरावृत्ति होती है, योग की पुनरावृत्ति होती है। और घटाना वो भाग जो होता है वो किसकी पुनरावृत्ति होती है, वो पुनरावृत्ति होती है घटाने की। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं गुणा क्या होता है। तो किसी संख्या में उसी संख्या को एक से अधिक बार अगर जोड़ा जाएगा या एक बार भी जोड़ा जाएगा, एक बार या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो वो गुणा कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने बॉक्स बनाए हैं, 2 बॉक्स 2 बॉक्स 2 बॉक्स, 3 बार जोड़ा जा रहा है ना। तो अब क्या करो, आप इसको आसान कर सकते हैं। क्या जोड़ रहे हैं, 2 बॉक्स थे, कितनी बार जोड़े हमने, तो 1 बार 2 बार 3 बार जोड़े। तो हम इस 3 का कर दें मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6। तो यही क्या है, यही गुणा है। गुणा है क्या, गुणा क्या होता है, गुणा समझ गए, योग की पुनरावृत्ति को ही गुणा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई गुणनफल क्या होता है। तो 2 संख्याओं के गुणा करने पर प्राप्त मान कहलाता है गुणनफल। ये मान क्या है, गुणनफल है। ठीक है, 2 चीजें और हैं, एक होता है आपका गुण्य और एक होता है गुणक। क्या होता है, एक होता है गुण्य और एक होता है गुणक। तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जिस संख्या की पुनरावृत्ति, जितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है, पहले तो जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो, यहाँ बॉक्स कितने हो रहे थे, 2 बॉक्स हो रहे थे, 2 बॉक्स बार बार जोड़े जा रहे थे। तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही थी, 2 की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होती है वही क्या होता है, गुण्य होता है। और जितनी बार आया है, 3 बार आया था, तो ये जो 3 है वो क्या है, 3 है आपका गुणक। क्या है, गुणक। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके गुणा के अवयव बताइएगा तो यही 3 है, गुण्य, गुणक और गुणनफल। ठीक है, गुणनफल बराबर क्या होगा, गुण्य इंटू गुणक। ठीक है, दोनों का गुणा करने पर ही मान जो मिलता है वही क्या होता है, गुणनफल होता है। अब देखो यहाँ डेफिनेशन में मैंने लिखी थी, जिस राशि को बार बार जोड़ा जाता है वो कहलाती है गुण्य, और जितनी बार जोड़ा जा रहा है या जिससे, उसी को बोलते हैं कि इससे गुणा करना पड़ेगा, वही होती है गुणक। ठीक है, यहाँ पर बॉल बनी थी, 2 बॉल बनी हुई है। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 थी ना, तो 2 बार आ था, बार बार 2 बॉल की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो 2 बॉल यहाँ पर गुण्य है। कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, 4 बार हुई, तो 4 बन जाएगा गुणक, और गुणा होने पर प्राप्त होगा गुणनफल। ठीक है, इसके बाद आते हैं नोट पॉइंट पर। ये भाग की संक्रिया के आपके अवयव लिखे हैं, तो इसको ध्यान रखना। भाग में होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से लिखा होगा। मैं इसको और समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए 4 में डिवाइड देना है किसका, 25 का डिवाइड देना है। तो देखो यहाँ पर, पहले तो दूर दूर लिखूँ, हाँ, या ये रहा 25 और ये रहा 4 से डिवाइड देंगे। जिसमें डिवाइड देने जा रहे हैं वो होता है क्या, भाज्य। 25 में डिवाइड देने जा रहे हैं तो 25 है भाज्य, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। किससे डिवाइड देने जा रहे हैं, 4 से, तो 4 हमारा है भाजक, जिसको डिवीज़र बोला जाता है। अब भाग दो, 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 6 बार गया। 24 इसके नीचे रखेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर जितनी बार भाग गया, 6 बार गया। ये 6 क्या है, 6 है भागफल, और माइनस करने पर जो शेष बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, और याद रखना शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, कभी बड़ा और बराबर नहीं हो सकता है। अगर आ रहा है तो डिवाइड कहीं गलत है। ये ट्रिक आप बच्चों को भी बता सकते हो कि बेटा अगर कभी भी तुम्हारा शेषफल भाजक के बराबर या बड़ा आ जाए तो वहीं समझ जाना कि डिवाइड गलत किया, चेक कर लो अपना। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना, भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे आते हैं शून्य की परिकल्पना। अब शून्य को अगर आप बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो कैसे सिखाओगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बॉल हैं या लड्डू हैं, ठीक है, 3 बॉल हैं। अब बोलना बच्चों को कि बच्चों कि एक बॉल आपको पिंटू को दे दी हमने, एक बॉल दे दी चिंटू को, और एक बॉल दे दी सिंटू को, तो कितनी बॉल बची भाई, फिर कोई बॉल नहीं बची, खत्म हो गई नहीं सारी बॉल, तो क्या बची, 0 बचा वहाँ पर। ऐसी लड्डू का बोल सकते हो कि बच्चों
एक प्लेट है, प्लेट में थे, मम्मी ने तुम्हारी बनाए लड्डू और वहाँ 5 लड्डू रखे थे, ठीक है। खुशबू बहुत अच्छी अच्छी आ रही थी, तो खुशबू सूंघ के क्या हुआ कि वहाँ पर तुम्हारा जो भाई था ना छोटू वाला, वो आया और उसने क्या किया, मम्मी से लड्डू मांगे। मम्मी ने उसको एक लड्डू दे दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी बहन आई, उसने लड्डू मांगा तो मम्मी ने उसको भी लड्डू दे दिए, ठीक है। ऐसे करके मम्मी ने एक एक करके लड्डू दिए। तो फिर बाद में क्या हुआ, ऐसी कहानी बनाते जाना, फिर बाद में सारे लड्डू खत्म हो गए। तो कितने लड्डू बचे टोकरी में, कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा, 0 बचा। तो शून्य की परिकल्पना ये होती है। शून्य की वैल्यू क्या होती है, तो शून्य एक ऐसा अंक है आपका जो अगर किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ लगेगा तो उसकी वैल्यू बदल देगा। जैसे 1 के दाईं तरफ मैं 0 लगा दूं तो बन जाएगा 10, और यहीं मैं 1 के क्या करूं, बाईं तरफ 0 लगा देती हूं तो ये क्या, 1 का 1 ही रहेगा। तो शून्य की खासियत है, किसी भी संख्या के दाईं तरफ अगर हम उसको बढ़ाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो उसी संख्या की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। 10 है ना, अब यहीं पर हम क्या कर दें, एक 0 और लगा दें तो 10 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। सेम ऐसे ही लगाते जाओ तो ये मान आगे जाके बढ़ता जाएगा, और इधर अगर आप लगाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही मान प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही और भी कर सकते हो एग्जाम्पल, 5 में आप 0 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है। शून्य को किसी संख्या से घटाने पर वही मान प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल समझिए, 5 में से 0 घटाए कितना बचा, 5 बचा। यही समझ सकते हो 16 में से अगर हम 0 घटाएंगे, 16 में 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। बट इसका उल्टा कर दें आप ये कहें कि हम 0 में से 16 माइनस करेंगे तब माइनस का 16 आंसर आएगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, 0 को अगर घटाएंगे तब तो वही मान प्राप्त आएगा। नेक्स्ट आते हैं, शून्य का किसी संख्या से गुणा करने पर सदैव 0 मान प्राप्त होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये पूछी भी गई है 2-3 बार, ठीक है। तो इसको बस ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शून्य से अगर हम शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 32 में अगर हम 0 का गुणा करें तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो भाई शून्य को जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल में हमें शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 0 में हमने डिवाइड दिया किसका, 0 में हमने डिवाइड दे दिया 17 का, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। पर हम उल्टा कर दें, अब हम उल्टा कर दें कि भाई 17 में डिवाइड दें 0 से, तो उस टाइम मान आता है आपका अपरिभाषित। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, या फिर इनफाइनाइट, दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो लगा देना। अपरिभाषित मिले तो अपरिभाषित आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मैथ्स की मैंने करा दिया। बारी आती है कहाँ, हिंदी की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हिंदी की तरफ आते हैं। सबसे पहला हिंदी में आपका टॉपिक था भाषा क्या होती है। तो भाषा से ही हम शुरुआत करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। तो सिंपल एक लाइन में अगर हम बोलें तो भाषा हमारे विचार विनिमय का साधन है, यानी कि हमारे मन के भावों को दूसरे के मन तक पहुंचाना, दूसरे को समझने का साधन क्या है, भाषा है, ठीक है। भोलानाथ तिवारी ने भी बस यही बात कही है कि ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं वो कहलाती है क्या, भाषा कहलाती है। भाषा का क्या महत्व है तो देख लीजिएगा, भाषा का महत्व क्या, पहला महत्व है कि विचार विनिमय का साधन है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन है। भाषा है तभी तो हम ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता का आधार है, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है, चिंतन मनन का माध्यम है, साहित्य कला के विकास का माध्यम है। ये रही भाषा का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा केवल ये सीटेट में क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। तो ऐसा नहीं, केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं से बातचीत करने का तरीका भी क्या है, भाषा ही है। अपने आप से भी हम इसी के जरिए बात करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, और इस भाष धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, ठीक है। भाषा के भेद कितने हैं तो मुख्य रूप से भाषा 2 ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अन्य भेद में आ जाएगी सांकेतिक भाषा।
भाषा की विशेषताएं क्या हैं? तो भाषा प्रतीकात्मक है, परिवर्तनशील है, ध्वनिमय है और इसकी क्षेत्रीय सीमा भी होती है। ठीक है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि भाषा कैसी, सीटेट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट देने वाले हैं अभी। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है। इसका वंशानुक्रम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा जानते हैं तभी बच्चों को आ रही, नहीं। बच्चों को जो आसपास का वातावरण मिलता है ना, स्टार्टिंग में बच्चे वहाँ से भाषा सीखते हैं, तो बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं। हाँ, वो अर्जित करने की क्षमता उनके अंदर जन्मजात होती है। ठीक है। तो है एक अर्जित संपत्ति। भाषा कठिनता से किसकी ओर जाती है? सरलता की ओर जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके भाषा के कौशल आ जाते हैं। तो 4 कौशल है भाषा के। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये 4 कौशल हैं। पहला कौशल से ही शुरू करेंगे, पठन कौशल से। पठन कौशल का मतलब होता है लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया कहलाती है पठन। यानी कि जो भी लिखी हुई बात है उसको पढ़ना और उसका अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? पठन कहलाता है। उमा मंगल जी ने सेम यही डेफिनेशन बोली है कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कहा जाता है। पठन कौशल के उद्देश्य क्या है? तो वर्णमाला के सभी अक्षरों की पहचान करना, ये पठन का उद्देश्य रहेगा कि बच्चा सभी अक्षर समझ पाए। आत्मविश्वास बढ़ाना बच्चे में, विद्यार्थियों को तीव्र गति से पठन का अभ्यास कराना, छात्रों में एकाग्रता, तत्परता, रुचि का विकास करना। पढ़ेंगे तभी क्या होगी? एकाग्रता आएगी, फिर मौन पठन की तरफ हम लेके जा सकते हैं उनको। स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना बच्चे को, पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तो ये इसके उद्देश्य रहेंगे। महत्व में भी आप सेम चीज़ें लिख सकते हैं, तो उद्देश्य महत्व सेम, अपनी बस लैंग्वेज चेंज करके अब वाक्य अपनी तरफ से बना करके लिख दीजिएगा। ठीक है। पठन के प्रकार, तो पठन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, मौन पठन और सस्वर पठन। मौन पठन क्या है? तो लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए मन ही मन शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ना कहलाता है मौन पठन। ठीक है। और सस्वर पठन क्या होता है? बोल बोल कर लिखित सामग्री को ध्वनि के साथ पढ़ना। बोल बोल कर पढ़ेंगे तो ध्वनि बाहर निकलेगी, तो वो कहलाएगा सस्वर पठन। और सस्वर पठन से क्या होता है? बच्चे में आरोह अवरोह, बल, उतान, अनुतान, गति, यति, इन सब का भी अभ्यास बच्चे को करा सकते हैं। किससे? सस्वर पठन से। नेक्स्ट आते हैं पठन शिक्षण की विधियाँ। पठन शिक्षण की कौन सी विधियाँ? तो सबसे पहली विधि है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि में क्या होता है कि बच्चे को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, जैसे अ इ ई। फिर अक्षर के बाद बताते हैं कि स्वर व्यंजन इनमें क्या है, और स्वर व्यंजनों को जब हम मिलाते हैं तो वे मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। शब्द मिलकर के बेटा वाक्य बनाते हैं। तो इस तरीके से अक्षर बोध विधि काम करती है। कहानी विधि क्या होती है? तो कहानी विधि एक विश्लेषणात्मक विधि है। इसमें बच्चे को कहानियाँ सुनाई जाती है, फिर कहानी से छोटे छोटे पॉइंट निकाल करके लेके आएंगे कहाँ? वर्ण की तरफ, तब हम आगे ज्ञान कराएंगे। तो सबसे पहले कहानी से यहाँ शुरू करेंगे। इसके बाद आती है शब्द शिक्षण विधि। शब्द शिक्षण विधि जो है वो देखो और कहो की विधि कही जाती है। इसमें जो है सार्थक शब्दों को पढ़ना सिखाते हो। कहीं ना कहीं चित्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें, जैसे पापा मम्मी है, या फिर आप मान लीजिए कोई कार्टून है तो उसका चित्र दिखा देंगे। नहीं तो जो भी आसपास के परिवेश की चीज़ें हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, मान सकते हो पेन दिखा दिया तो बच्चा वो बोलेगा पेन होता है, या पेंसिल होती है, गिलास होता है, पानी होता है, ऐसी चीज़ें। ठीक है। आगे आते हैं वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि को कहानी कविता विधि भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? 4-4, 5-5 वाक्यों को मिला करके छोटी छोटी पंक्तियाँ या कविताएं बनाना सिखाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको लेकर के जाते हैं पठन की तरफ। आगे आते हैं ध्वनि साम्य विधि। तो ध्वनि साम्य विधि में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में भी, आप अगर आपने पढ़ाया है कहीं स्कूल में या बच्चों की किताबें देखी हो, तो कोई भी हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं समान ध्वनि वाले वर्ण वहाँ पर दिए होते हैं, ताकि बच्चे से वो आप बुलवाइए। ठीक है। टीचर के लिए वर्क होता है कि वो टीचर क्या करे, बच्चे से वही ध्वनि बुलवाए। तो ध्वनि साम्य विधि वही है। जैसे यहाँ सेम ध्वनि वाले सुरेश, महेश, दिनेश, गणेश, ठीक है, इस टाइप के जब शब्द वो बार बार बोलेगा तो उस सेम ध्वनि का उच्चारण करना वो सीख पाएगा। ठीक है। ऐसे आते हैं वर्ण, जैसे गॉट,
बॉट, ऐसे करके जो वर्ड आते हैं लिखे हुए, ठीक है। संयुक्त विधि क्या होती है? इस विधि में पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर अंत में वर्णों का ज्ञान करना सिखाया जाता है। और इन सबको स्पष्ट करने के लिए हम खेल विधि की भी सहायता ले सकते हैं इसमें, अक्षरों को स्पष्ट करने में। तो वाक्य से आएंगे शब्द की तरफ और शब्द से आएंगे कहाँ? वर्ण की तरफ। नेक्स्ट आते हैं साहचर्य विधि, मांटेसरी की देन है। इसमें इन्होंने क्या किया था कि वस्तुओं के नाम के कार्ड जो होते थे उनको मिला करके रखते थे और बच्चों को बांट देते थे, फिर बच्चों को उनको यथा स्थान पे लगाना पड़ता था और उससे शब्द बनाना पड़ता था। तो वो होती थी आपकी साहचर्य विधि, ठीक है। शुद्ध पठन की शैली को ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या रहेंगी? तो पठन से पूर्व कठिन शब्दों की, वाक्यों की व्याख्या करना, छात्रों का अनुकरण पठन पर विशेष ध्यान देना कि जब छात्र अनुकरण कर रहे हैं तो शुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वातावरण को आकर्षक बनाना, शिक्षक जो पठन कर रहा है वो भी शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चे सही सीखें, पढ़ते समय ध्यान क्या रहे? केंद्रित रहे, इधर उधर भटके ना ध्यान। तो ये सब रहेंगे पठन शैली के ध्यान देने वाले बिंदु। लेखन की बात करते हैं, लेखन कौशल पर आ जाइए। तो भाई अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना क्या होता है? लेखन होता है। इसी को हम लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। और लेखन कौशल की पहली सीढ़ी मानी जाती चित्रकारी। महात्मा गांधी ने ये बात बोली भी है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए। बच्चे क्या सीखें? चित्रकला सीखें। और आपको पता भी, सबसे पहले बच्चों को हम यही सिखाते हैं, बेटा सीधी सीधी लाइन पेंसिल से चलाना सीख पाए, फिर ऐसी लाइन सीखे, सीधी ऐसी लाइन सीखे, ऐसे करके कर्व बनाना सीखे, ऐसा कर्व बनाए, बोलते हैं ना, ऐसे करके। तब उनको मिला मिला के बच्चा क्या सीखता है? अक्षर सीखता है। जैसे सबने सीखा हुआ गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, ऐसे करके पूंछ करके ऐसे करके का बनाना, है ना, बहुत चला था ये तो भाई, वही है, ठीक है। लेखन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो लेखन का पहला उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थी को लेखन कला का पूर्ण परिचय देना ताकि वो अपने विचारों को लिख करके व्यक्त कर पाए। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि बच्चा अपने विचारों को लिख करके स्पष्ट कर पाए। दूसरा उद्देश्य रहेगा कि उसको लिखने का, सुंदर लिखने का और स्पष्ट लिखने की शिक्षा मिले, ठीक है, विराम चिन्हों का ज्ञान हो सके बच्चे को। विद्यार्थियों को लेखन का इतना अभ्यास कराना कि वो धारा प्रभाव रूप से लिख सकें, ठीक है। उनके शब्दकोश को सक्रिय करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें रहेंगी लेखन के उद्देश्य की। लेखन कौशल का महत्व तो आप यही लिख सकते हैं इसमें भी कि व्याकरण या शब्दावली में सुधार करना, तर्क चिंतन का विकास करना, ठीक है, विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पॉइंट्स जब वो लिखते हैं तो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, ठीक है, जो बात उन्हें लिखनी थी वो भूल गए और उसके बाद मतलब पहला पैराग्राफ जो लिखना चाह रहे थे उसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं वो चौथे पैराग्राफ में दे पाते हैं और बीच में जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं उसमें पता नहीं क्या आला लिख दी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं कर पाते अपने भावों को। तो लेखन जब कौशल जब हम प्रक्रिया करेंगे, अभ्यास कराएंगे तो बच्चों को ये भी सिखा पाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। रचनात्मक सृजनात्मकता बढ़ानी, ये भी महत्व रहेगा। लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के क्या क्या उपाय रहेंगे? पहला उपाय तो यही है, शुद्ध उच्चारण कराना। बच्चा शुद्ध बोलेगा तो शुद्ध लिखेगा, अशुद्ध बोलेगा तो अशुद्ध लिखेगा, ठीक है। इसके बाद सुलेख के द्वारा अभ्यास कराना, श्रुतलेख लिखवाना, यानी कि बोल बोल कर लेख लिखवाना। श्रुतलेख जितना लिखाया जाएगा बच्चा उतना शुद्ध लिखना सीख जाएगा। कठिन कठिन शब्द होते हैं जैसे शा वाले जो शब्द होते हैं, सा और सा वाले, वाह और बा वाले, ये बहुत गलत लिखते हैं बच्चे, ठीक है। ई की मात्राओं वाले, तो ये सब श्रुतलेख से ही कमियां दूर हो पाती हैं। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, शारीरिक दोषों का उपचार कराना बच्चे का, ठीक है, और कोई अगर दोष है उसमें तो उसको लिपि, उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, ठीक है, इन सभी का ज्ञान कराना। इनमें अंतर सिखाना कि भाई शा को ऐसे बोलते हैं, सा को ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ श, सा, आप देख पा रहे होंगे कि सुनने में आवाज अलग लग रही है कि नहीं लग रही है। ऐसे ही दूसरा देखो, वाह, बा, अंतर है ना, वाह बा। तो अब बच्चा बस यही डिफरेंस जब पकड़ना सीख जाएगा तो अगर हमने उसको इमला बोला तो वो पकड़ लेगा कि मैम ने वाह बोला या बा बोला, श बोला या सा बोला, ठीक है। ये तालव्य है, ये दंती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है वर्ण।
वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आपके जो अक्षर हैं, स्वर, व्यंजन, वो इसी में आते हैं। वर्णमाला भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ण भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के हैं, पहले हैं स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। क्लियर। आगे आते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछी भी गई है, इसमें ईयर में लिखना भूल गई हूँ। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। या आप दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? तो हिंदी में 11 स्वर हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं टोटल। स्वरों के भेद की बात करते हैं तो स्वरों के भेद भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। पहला है उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है। इसी कारणवश ह्रस्व स्वर को हम बोलते हैं क्या? एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक स्वर। और प्लुत स्वर को क्या बोलेंगे? त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो आ ई उ ऋ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ क्या है आपके? ये ह्रस्व स्वर हैं। क्लियर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये हैं आपके दीर्घ स्वर। और ओम आ जाता है प्लुत स्वर में। इसके बाद बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। ठीक है। वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ कैसी आकृति बनाते हैं? गोल गोल आकृति बना लेते हैं, वो कहलाते हैं वृत्ताकार स्वर। ठीक है। जैसे ऊ और ओ औ, ये क्या है? वृत्ताकार स्वर हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ गोल आकृति नहीं बनाते बल्कि कोई और आकृति बना लेते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अवृत्ताकार स्वर। जैसे कि आ ई ए ऐ। अब इनको जरा बोल करके देखिए और फिर आप चाहें तो आईने के सामने जा कर के देखो, अवृत्ताकार आकृति बन रही है, वृत्ताकार बन रही है, तभी याद होंगे। मैं सच्ची बता रही, ये ऐसी है ना हिंदी। ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपसे ये भेद जब आते हैं ना, तो आपको उच्चारण करना है, देखना है उसको एक्सपेरिमेंट करके कि सच में ऐसा है कि नहीं है। ठीक है ना। आगे आते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं। कौन कौन से हैं भाई 3 प्रकार के स्वर? पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग हलचल में आता है, प्रयोग में आता है, वो अग्र स्वर हैं। जैसे ई ए ऐ, आप बोल के देखो, आगे की जीभ के भाग में कुछ हल्की सी हलचल मिलेगी। मध्य स्वर, तो जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य का भाग हलचल में आएगा, प्रयोग में आएगा, वो मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होगा, वो क्या होंगे? पश्च स्वर। तो इसके उच्चारण एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या रहेगा? अ। मुखाकृति के आधार पर जो है वो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विव्रत, अर्धसंवृत, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत, 4 प्रकार के हैं। विव्रत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला होना और संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। ठीक है। तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुला रहता है, वो होते हैं विव्रत स्वर, जिसमें आपका आ आता है। अर्धविव्रत स्वर कौन से होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का आधा खुला रहता है। ठीक है। ज़्यादा खुला होगा, मतलब खुले से थोड़ा कम खुला होगा, तो वो हो जाएगा अर्धविव्रत स्वर, जिसमें आ ए ओ आ जाएगा। ठीक है। संवृत स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में प्रायः मुख बंद रहता है, पूरा बंद रहता है, वो होते हैं आपके संवृत स्वर, जिनके उच्चारण के समय मुख प्रायः बंद सा प्रतीत होगा। तो ई
ई उ ऊ री री, ये सारे के सारे क्या हैं? समृत। अर्धसमृत जिनके उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है वो होते हैं अर्धसमृत। तो ये हो जाएंगे ए और अ। आगे आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो 4 प्रकार के स्वर होते हैं, सॉरी 4 भेद नहीं 6 हो जाएंगे। ठीक है, पहला है कंठ स्वर। तो जिसका उच्चारण कंठ से, वो कंठ स्वर कौन कौन से होंगे? आ हो जाएगा। तालव्य स्वर जिनका उच्चारण तालु से होगा वो तालव्य होंगे, तो ई हो जाएगा। मूर्धन्य स्वर जिनका मूर्धा से उच्चारण होगा वो हो जाएगा। मूर्धा से केवल री का होता है तो री स्वर इसमें आ जाएगा। ओष्ठ स्वर, तो जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है वो ओष्ठ स्वर होते हैं, उ हो जाएगा। कंठ तालव्य स्वर कौन से होंगे? जिनका उच्चारण कंठ तालु दोनों से होता है तो वो हो जाएगा ए ऐ। और कंठोष्ठ में आ जाते हैं ओ औ, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ दोनों की जरूरत होती है, तो वहां पर आपका कंठोष्ठ में ओ औ रहेगा। ठीक है। मुख व नाक से वायु निकलने के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला है अनुनासिक स्वर, दूसरा है निरनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकल रही है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं क्या? अनुनासिक स्वर, जैसे आ ओ। ठीक है, चंद्रबिंदु वाला। निरनुनासिक क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जो वायु है वो केवल मुख से ही बाहर निकलती है, नासिका का कोई रोल नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका निरनुनासिक, जैसे आ ई ओ। ठीक है, अगला है आपके व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क ख ग घ। बिना स्वर के तो पढ़े नहीं आएंगे बोलने में ही। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले आता है। तो स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा जो होती है वो मुख के अन्य भागों को स्पर्श करती हुई चलती है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जिनके उच्चारण के समय वायु है, जीभ है, कहीं ना कहीं बाकी के अवयवों को स्पर्श करेगी, तो वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, 5 वर्ग इसमें आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण कंठ, चा वर्ग का तालु, ठीक है, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। 5 वर्ग हैं और इन प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण देखने को मिलते हैं, तो 25 हो जाएंगे आपके टोटल वर्ण। आगे आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पे। तो अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण न स्वर की तरह होगा न व्यंजन की तरह, यानी कि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं बहुत ही कम स्पर्श करती है हमारी जीभ, बाकी के जो अवयव है उनको बहुत कम स्पर्श करी है, इसीलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो य र ल व, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं और इन 4 में 2 आपके या और वा अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर कौन से हैं? या और वा। ठीक है, इसके बाद आती है कहानी ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के समय वायु घर्षण के कारण गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलेगी, वो है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, श स ह। ठीक है, अब आती है बात उत्क्षिप्त व्यंजन की। तो जिनके उच्चारण में जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकती है वो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसमें डाढ़ा आ जाएंगे बिंदी के साथ वाले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लुंठित व्यंजन। तो लुंठित में याद रखना केवल रा आता है लुंठित में, इतना इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके एग्जाम्पल याद रखना। लुंठित में रा आएगा। पार्श्विक में क्या आता है? पार्श्विक में ला आता है। पार्श्विक में आएगा ला और लुंठित में आएगा रा। बाकी जब रा को उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे आती है, तो वो आपका लुंठित हो जाएगा। पार्श्विक में क्या होता है कि जीभ के अगल बगल से पार्श्व से वायु बाहर निकलती है, तो वो आपका पार्श्विक है। अनुनासिक व्यंजन क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण? पंचम वर्ण क्या है? अनुनासिक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। ठीक है, नीचे लिखे हुए भी हैं। नेक्स्ट आते हैं श्वास वायु के निकलने के आधार पर
व्यंजन के भेद। तो श्वास वायु के निकलने के आधार पर व्यंजन के जो भेद हैं वो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं? तो पहला है आपका अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वे हैं जिनमें कम श्वास वायु बाहर निकलती है, महाप्राण में ज़्यादा श्वास वायु बाहर निकलती है। एग्जाम्पल यहाँ मैं बता देती हूँ। अल्प प्राण में आपका आता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और महाप्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष और सघोष व्यंजन को देख लीजिए। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या है, कंपन नहीं होता, वो कहलाते हैं अघोष, और जिनके उच्चारण में कंपन होता है वो कहलाते हैं सघोष। अघोष, अ मीन्स नहीं, घोष मीन्स कंपन। ठीक है, तो कंपन नहीं तो अघोष और कंपन होगा तो सघोष हो जाएगा। ठीक, अब अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। साथ साथ तीनों सा, स, स, सा, ये भी क्या है? अघोष है। इसके बाद बात कर लेते हैं सघोष की। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। साथ साथ आपके तीन वो चारों अंतःस्थ व्यंजन और हा इसी में आता है। स्वरों की कुल संख्या 11 है, व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ, श्रा। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अयोगवहा 2 होते हैं, आ और अंग और अंगहा। और हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण होते हैं 52, यानी कि 52 वर्णों की संख्या है। आगे आते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का मतलब क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों का समूह जो कैसा हो, एक अर्थ देता हो, या फिर आप बोल सकते हो कि वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। जैसे राम, लकड़ी। ठीक है, भेद देख लीजिएगा। शब्द के भेद। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है यौगिक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, विद्या और विद्या शब्द में हमने आलय शब्द जोड़ दिया, दोनों शब्द अर्थ दे रहे हैं। विद्या का मतलब भी क्या अर्थ है, कोई ना कोई, आलय का मतलब घर, तो विद्यालय शब्द मिलकर के बनेगा, तो ये विद्यालय शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। तो टोटल आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जो भी शब्द बना हुआ है, इस शब्द के जब आप 2 टुकड़े करेंगे तो वो दोनों टुकड़े प्रॉपर अर्थ देंगे, और जो वो दोनों टुकड़े अर्थ दे रहे होंगे ना, मिलाकर भी वही अर्थ मिलेगा। जैसे पाठशाला, पाठशाला। अब देखो, पाठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना, शाला मीन्स जगह, तो पाठशाला का अर्थ क्या निकल रहा है? पढ़ने के लिए जगह, पढ़ने के लिए शाला। ठीक है, पर प्लस उपकार, परोपकार। पर मीन्स दूसरों पर और उपकार मीन्स भला। परोपकार का मतलब भी क्या है? दूसरों पर भला करना। महा और प्लस औषधि, तो महौषधि शब्द भी क्या है आपका? यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पानी, पानी छोड़ो, ऐसे लिखते हैं राम। राम को जब आप तोड़ेंगे, राम को जब आप तोड़ेंगे तो राम में रा निकलेगा प्लस माँ, तो सार्थक टुकड़ा, मतलब अर्थ नहीं निकल रहा। रा का कोई अर्थ नहीं, माँ का कोई अर्थ नहीं। मेज को तोड़ दो, मे प्लस जा, कोई अर्थ नहीं। गा प्लस ली, गा का क्या अर्थ है, ली का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। तो जब सार्थक टुकड़े नहीं हो पाए तो वहाँ पर होता है क्या? रूढ़ शब्द। किसी एक की डेफिनेशन जरूर आएगी, तो तैयार रखना। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते तो हैं, लेकिन योग होने के बाद ये एक विशेष अर्थ को ही प्रकट करने लगते हैं। मतलब जो इनका शाब्दिक अर्थ होता है उसको छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देते हैं, तो वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंब प्लस उदर, लंबोदर बना, तो लंबोदर को अर्थ क्या देना चाहिए था? लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है पेट। लंबा पेट तो भाई बहुत लोग का होता है, कितने लोगों का पेट निकला हुआ होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये सारा सिर्फ गणेश जी की तरफ ही कर रहा है, तो ये लंबोदर वर्ड क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। दशानन, दश है आनंद जिसके, भाई 10 आनंद तो किसी के नहीं है, लेकिन ये फिर भी रावण की तरफ ही इशारा कर रहा है, तो ये दशानन शब्द भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। पंकज, पंकज का मतलब है, पंक मीन्स कीचड़, जा मीन्स जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाली तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन केवल ये किसको बताता है? कमल को बताता है, इसीलिए पंकज शब्द भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो
एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वो कहीं ना कहीं बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण है, यानी कि उनमें समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास ही है। जैसे नीलकंठ, मुरलीधर, चक्रपाणी, दशानन, सब में क्या है, बहुब्रीहि समास है। और ये सब में अगर आपसे शब्द पूछा जाए तो ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो पहला है आपका प्रकार सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कुछ ना कुछ अर्थ देते हो। तो सार्थक शब्द आपका रहेगा हंसना, खेलना, सोना। ठीक है, और ये जो ऊपर भी पढ़े थे दशानन, पंचानन, ठीक है, ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं। और सार्थक शब्द के ही आगे आपको भेद पढ़ने को मिलेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में ही आपको भेद पढ़ने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जो कोई अर्थ नहीं देते हैं, वो निरर्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, वोटी, तो ये वोटी लगा हुआ है ना, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, वोटी निरर्थक है। पानी, वाणी, पानी पानी तो मतलब दे रहा है, वाणी का कोई मतलब नहीं है। वाणी होता तो समझ में आता भी, तो वाणी क्या हो जाएगा, निरर्थक। डंडा, वंडा, वंडा यहाँ सिर्फ क्या है, ऐसे ही यूज किया है, निरर्थक शब्द है। ठीक है, अब आते हैं हम एकार्थी शब्द। ये सब, ये जो एकार्थी वगैरह ये सार्थक शब्दों के ही भेद हैं। तो वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, ये वो कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं करते, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, घर, गाय, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, सत्यवादी केवल एक ही अर्थ देगा सत्य बोलने वाले के लिए। ठीक है ना, तो ये एकार्थी शब्द हो गया। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, वो अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे आम, आम आम का फल भी है, और आम लोग होते हैं ना, आम बात है, अरे नॉर्मल सी बात है, साधारण सी बात है, तो वो साधारण का अर्थ भी देता है। अंश, अंश मीन्स होता है हिस्सा, कोण बनाते हैं ना, उसको भी अंश में व्यक्त करते हैं। और किरण, ये भी अंश रहेगा। अंबर, अंबर मीन्स क्या होता है, अंबर आसमान, और अंबर कपड़ा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं विलोम शब्द। जैसे रात का दिन, उदय का अस्त, आदर का अनादर। पर्यायवाची शब्द, तो जो शब्द एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं उनको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। ठीक है, हवा का पर्यायवाची देख लीजिएगा, पवन, वायु, समीप, ये सब के सब अर्थ किसका दे रहे हैं, हवा का अर्थ दे रहे हैं। सेम ग्रह, सदन, आवास किसका अर्थ दे रहे हैं, घर का अर्थ दे रहे हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, तो ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग देते हैं वो कहलाते समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। जैसे अनल का मतलब है आग और अनिल का मतलब क्या है, वायु। ऐसे योग का मतलब है जोड़ और योग का मतलब मिलान। जैसे कुंडली मिलाई जाती है, भाई योग नहीं बन रहा है, ठीक है, दो लोग की शादी होने जा रही, भाई योग नहीं बन रहा, ठीक ना, तो वो मिलान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, राज का मतलब है रहस्य और राज्य का मतलब प्रदेश। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और क्या होते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द को सबसे पहले देखिए, विकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं वो कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसे कुत्ता का वचन बदलने पर क्या बन गया, कुत्ते। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बात करते हैं संज्ञा की, तो किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इनके नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, ताजमहल, हाथी, ये सब क्या हो गए, संज्ञा के उदाहरण हो गए। सर्वनाम की बात करो तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संज्ञा भी इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम भी, विशेषण भी और क्रिया भी। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, तैयार रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला, नीला घोड़ा में नीला क्या हो गई, विशेषता हो गई। ऐसी और लिख सकते हो, सुंदर, होशियार, ये वर्ण क्या है, विशेषण है। बात करते हैं क्रिया की, क्रिया क्या होती है, तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो कहलाती है क्रिया। जैसे
खाना, पीना, जाना, हंसना, खेलना, बोलना सब क्रियाएं हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो जिनका वचन, लिंग, कारक बदलने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे, मैंने बोला राधा धीरे धीरे चलती है, और यहीं पर अब मैंने लिंग बदल दिया कि मोहन धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलता शब्द का चलती चलता हो गया, तो चलती चलता शब्द क्रिया है, तो क्रिया क्या है? विकारी है, और धीरे धीरे अविकारी है। ऐसे और भी अविकारी शब्द हैं, कम, जल्दी, बहुत, जहाँ, वहाँ, ये सब अविकारी शब्द हैं। ठीक है। अविकारी शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अविकारी शब्दों को एक और नाम से जानते हैं, क्या? अव्यय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, पुजारा धीरे धीरे खेल रहा है। खेलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता है कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, संबंध बोधक अव्यय। संबंध मीन्स क्या होता है? रिलेशन। तो ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं, वो कहलाते संबंध बोधक अव्यय। जैसे नीचे, ऊपर, पास, समीप इत्यादि। ठीक है। और समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? तो ऐसे अवयव जो 2 शब्दों व 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक अवयव। जैसे किंतु, परंतु, तथा, और, अथवा इत्यादि। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? तो जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि को प्रकट करेंगे, तो वो कहलाएंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर है? एग्जाम्पल में क्या रहेगा? हाय, वह, छी छी, ये वर्ण रहेंगे विस्मयादि बोधक अवयव के। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पहला भेद है तत्सम शब्द। तो वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, अमृत, अवतार, गोधूम। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? तो जो हिंदी में आए हैं लेकिन रूप बदल के आ गए हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, वो कहलाते तद्भव शब्द। जैसे अश्रु का आंसू, अमृत का अमीय, अवतार का अवतार, गोधूम का गेहूं। देशज शब्द, तो ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण निर्मित हुए हैं, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में ही निर्मित हो पाए हैं, तो वही कहलाते हैं क्या? देशज शब्द। देशी शब्द इनको बोला जाता है। जैसे खुरपा, घेवर, ढक्कन, पटाखा, चुटकी, ऊधम, ये सब के सब क्या है? आपके देशज शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विदेशज शब्द। तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, वो कहलाते हैं विदेशज शब्द। जैसे फारसी के शब्द क्या है? दुकान, चाकू, अदालत। अरबी का शब्द है हकीम, सिफारिश, इमारत। इसी प्रकार से बाकी के शब्दों को भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, वाक्य की बात करती हूँ कि वाक्य क्या होते हैं या वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अवयव होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिस वाक्य में जिस व्यक्ति की बात करी जा रही हो या वस्तु की बात करी जा रही हो, तो उस व्यक्ति वस्तु को बोलते हैं उद्देश्य, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो कहलाता है विधेय। एग्जाम्पल देखिएगा, राम ने रावण को मारा। तो राम की बात कर रहे हैं, राम है यहाँ पर उद्देश्य, रावण को मारा, रावण हो गया विधेय। दूसरा क्वेश्चन, रवि हंस रहा है, रवि है उद्देश्य, हंस रहा है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। आत्मा अमर है, आत्मा है उद्देश्य, अमर है विधेय हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से वाक्य के गुणों की बात करो तो वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए, आकांक्षा यानी कि जिस जिज्ञासा के लिए वाक्य बोला जा रहा है उसकी पूर्ति करे, पदक्रम होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए यानी कि व्याकरण के अनुकूल होना चाहिए। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये बन सकता है, एमसीक्यू में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में आप देखो, सबसे पहला भेद है विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात का या कार्य का होना पाया जाए वो कहलाता है विधिवाचक वाक्य। जैसे मोहन खेलने गया, तो मोहन के करने का, काम करने का बोध हो रहा है। निषेधवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध हो, वो होता है निषेधात्मक वाक्य। जैसे मोहन नहीं खेल रहा है, ऐसे बना सकते हो। आगे आते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कर्म से संदेह या संभावना का बोध हो, वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। इनमें शायद वर्ड जरूर लगा होगा। जैसे शायद कल वर्षा हो, शायद कल मम्मी आए, शायद कल तुम वहाँ पर, शायद कल हम वहाँ पर जाएं, ऐसे करके। आज्ञार्थक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश का बोध हो रहा हो। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, तुमको गाड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऑर्डर दिया जा रहा हो, वो होता है आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा हो। जैसे तुम कब जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, माताजी कब आएंगी, ऐसे वाक्य होते प्रश्नवाचक वाक्य, और इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा पीछे, ठीक है। अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी शर्त का भाव प्रकट हो रहा हो, मतलब कोई कंडीशन दी जा रही हो, या आप बोल सकते हो कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करे। जैसे यदि धोनी खेलता तो मैच जीत जाते, धोनी खेलते तो मैच जीते, यानी कि एक काम दूसरे पर डिपेंड है। सेम ऐसे ही थोड़ा जल्दी उठ जाते तो जिम चले जाते, तो एक काम दूसरे पर डिपेंड है। नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य। तो जिस किसी वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य करने की इच्छा को व्यक्त किया जाएगा वो होगा इच्छावाचक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ आज जैसे किसी को नहीं ब्लेसिंग्स देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सदा खुश रहो, तो ये सब इच्छावाचक वाक्य रहेंगे। विस्मय बोधक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें कहीं ना कहीं आश्चर्य, हर्ष, शोक, क्रोध, ये सारी भावनाएं प्रकट करी जा रही होंगी, तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओहो कैसा है, विस्मय बोधक वाक्य। बल्ले बल्ले हम जीत गए, कैसा है, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं? पहला भेद है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है यहाँ से। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, यहाँ नहीं तो हिंदी में पूछ लेगा, आएगा ज़रूर कहीं ना कहीं। सरल वाक्य, साधारण वाक्य क्या होते हैं? जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय का बोध हो रहा हो तो वो होते हैं सरल वाक्य। जैसे तुम बहुत शैतान हो, एक उद्देश्य एक विधेय है। सोहन खेलता है, एक उद्देश्य एक विधेय, क्या है? सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त वाक्य पर। इसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस होता है आपका, ठीक है। तो देखिएगा क्या है संयुक्त वाक्य। जब कोई 2 स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर के एक वाक्य बनाते हैं तो वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं होता, आश्रित उपवाक्य नहीं होता संयुक्त में। जब आश्रित उपवाक्य आ जाए तो वो बन जाएगा मिश्रित वाक्य, ठीक है। इसमें अगर दोनों उपवाक्यों को हटाओगे तो वो हटने पर अलग अलग पूरा अर्थ दे रहे होंगे, कोई अलग अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कौन से अव्यय के द्वारा जुड़े होते? तो ये जिस संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं वो आपके लिखे हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, अथवा, बल्कि। ये जैसे ही देखने को मिल जाए वैसे ही समझ जाना कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। छुट्टियां समाप्त हुई और हम घर आ गए। मैंने उसे देखा और वह रो पड़ा। मैंने उसे देखा पूरा अर्थ है, और वह रो पड़ा, वो रो पड़ा, ये भी एक पूरा अर्थ दे रहा है। तो अलग अलग करने पर भी वो दोनों अपना अर्थ देते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, और यहाँ पर याद रखना एक आश्रित उपवाक्य होगा, एक आपका प्रधान उपवाक्य होगा। जब ऐसे जुड़े होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आपका मिश्रित वाक्य बनते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से शब्द जोड़ते हैं इनको? तो जब, तब, जैसा, तैसा, जितना, उतना, यद्यपि, तथापि, ऐसे शब्द जो हैं इनको जोड़ करके ये वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देख लो। सबसे पहला उदाहरण क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी देख के
मिश्रित वाक्य। यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। यदि और तो देख के समझ जाओ कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म प्रधान वाक्य और भाव वाक्य, भाव प्रधान वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य को हम कर्तरीवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तरीवाच्य। वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि जिसमें क्रिया किसके अनुसार लगी हुई हो, कर्ता के अनुसार लगी होगी, तो वो कहलाते हैं कर्तरीवाच्य। ठीक है। जैसे अनुज किताब पढ़ता है, अनुज किताब पढ़ता है, क्रिया किसके अनुसार लगी है? अनुज के अनुसार लगी है। विशाल किताबें पढ़ता है, तो किताबें के अनुसार क्रिया नहीं है, किसके अनुसार है? विशाल के अनुसार है। तो ये वाक्य भी क्या है? कर्तरीवाच्य है। कर्मवाच्य क्या होते हैं? क्रिया ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के जिस रूप से पता चले कि जो क्रिया लगी है वो कर्म के आधार पर है, यानी कि वाक्य कर्म प्रधान हो, तो वो कहलाता है कर्मवाच्य। ठीक है। जैसे कांच का गिलास टूट गया, तो कांच के गिलास के आधार पर लगी है। यहाँ पर कर्ता क्या है? हटा दिया, छुपा दिया। ठीक है। पत्र भेजा गया, किसी के द्वारा तो पत्र भेजा गया होगा, जैसे मेरे द्वारा पत्र भेजा गया, तो प्रधानता इस सेंटेंस में पत्र की है। मेरे द्वारा, मेरी कोई प्रधानता नहीं, इसीलिए मेरे द्वारा हटा दिया था, छुपा दिया था। तो ये क्या है? कर्म प्रधान वाक्य है। तो जब भी आप अगर इसको देखो तो ऐसे बनते, ऐसे राम पत्र लिखता है, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है। भाववाच्य क्या होते हैं? तो भाववाच्य वह है जिसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है। उसको भाववाच्य बोलते हैं। जैसे राम से खेला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। ये सारे वाक्य क्या हैं? भाववाच्य का बोध कराते हैं। आगे आते हैं ध्वनि का ज्ञान। ध्वनि क्या होती है? तो भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, और ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। ध्वनि के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? स्पष्टता, शुद्धता, सार्थकता, तरंगता। स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, तरंग होनी चाहिए, यानी कि आरोह अवरोह होना चाहिए। ध्वनि के प्रकार तो भाई स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेना। स्वर किसे कहते हैं? जस्ट अभी बताया था आपको। ठीक है ना। व्यंजन किसे कहते हैं? ये भी बता चुकी हूँ मैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे अभी तो पढ़ा दिया था ये। ठीक है। व्यंजनों के प्रकार: प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उनको अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? तो 135वां वर्ण और 11 लावा अंतस्थ भी इसी में आ जाएंगे। महाप्राण में जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है वो होते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और श स स ह आ जाएंगे। ठीक है। घोष अघोष में देख लो, घोष क्या होते हैं? घोष को सघोष भी बोला जाता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर इनको बांटा गया है। तंत्रियों में कंपन होगा तो हो जाएगा सघोष। कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, साथ में अंतस्थ व्यंजन और हा, तो वो है सघोष। अघोष क्या होता है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के श स स स। ठीक है। सभी स्वर क्या हैं? घोष वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन कौन से? 4 हैं यार अलावा, ऊष्म 4 हैं, श स स ह। ठीक है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छत्र, ज्ञाश्रा, और ये कैसे मिलकर के बने हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो दो स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। आ और ई के मेल से बना है ए, आ और ए के मेल से बना है ए, आ और ऊ के मेल से बनता है ओ, और आ और ओ के मेल से बनता है ओ। ठीक है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार स्वर के बाद आते हैं जिनको बोलते समय केवल नाक से वायु निकलती है, वो होते हैं अनुस्वार। और जिनको बोलने में वायु मुख व नासिका दोनों से बाहर निकलती है वो होते हैं अनुनासिक। अनुस्वार में बिंदु लगा के लिख सकते हो, अंग, रंग, अंक, तरंग, जंग, सब बोल के देखो कहाँ से निकल रही है? नासिका से निकल रही है। और अनुनासिक में देखो गाँव, माँ, चांद, कहाँ से आवाज आ रही है? नासिका मुख दोनों से आ रही है, तो ये अनुनासिक है। और प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर भी क्या है? अनुनासिक है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर।
ये आगे पीछे लिख दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। हलंत किसे कहते हैं? हलंत का तात्पर्य क्या है? स्वर रहित वर्ण। ठीक है, जब ये हलंत लग जाती है किसी वर्ण पर तो उसको क्या बना देती है? स्वर रहित बना देती है। महान में ना पर लगी है यानी कि ना स्वर रहित है। सन में भी ना पर लगी है, ना स्वर रहित है। पश्चात में ता पर लगी है, ता स्वर रहित है। परिषद में दा पर लगी है, दा क्या है? स्वर रहित है। आगे आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को फटाफट से देख लीजिएगा। वर्णों के उच्चारण स्थान, तो पहला है आपका कंठ। कंठ से कौन कौन उच्चारित होते हैं? तो अ आ, का वर्ग, हा और विसर्ग। तालु से ई, चा वर्ग, या और शा। मूर्धा से री, टा वर्ग, रा और शा। ठीक है, दंत से ता वर्ग, सा भी यहीं आ जाएगा। ओष्ठ से पा वर्ग और उ। कंठ तालु से ए आए। कंठोष्ठ से ओ औ। नासिका से प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। दंतोष्ठ से किसका उच्चारण करते हैं? वाह। वाह का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दंत ओष्ठ। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कि वह वर्ण बताओ जिसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपर के दांतों को टच करता है, तो वो आपका वाह होता है। ठीक है, इसीलिए इसका उच्चारण दंतोष्ठ है। आगे 4 कौशल है। श्रवोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण कौशल आपका अब शुरू होता है। पहले पठन लेखन हो गया था, श्रवण पर आते हैं अब। श्रवण कौशल में श्रु जो धातु से मिलकर बन के एक सेकेंड, बहुत देर से बोल रही हूँ ना इसलिए थोड़ा सा ना अब शुरू करते हैं। श्रवण शब्द जो है वो श्रु धातु से मिलकर के बना हुआ है और श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, तो सुनना व सुनकर के अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? श्रवण बोलते हैं। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या रहेंगे? अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना ताकि दूसरे की बात बच्चा ध्यान से सुन पाए, वक्ता के मन के भावों को समझने के योग्य बनाना कि सामने वाले ने जो बोला आप उसकी भावनाएं समझ पाओ, शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित करना, भाषा व साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं? तो प्रश्नोत्तर विधि, सस्वर वाचन, भाषण, कहानी कथन, वाद विवाद, इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम श्रवण कौशल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, विकसित कर सकते हैं। कविता क्या होती है? तो ताल, लय, छंद एवं तुकबंदी युक्त रचना ही क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। और कविता में अलंकार व रस आदि सभी सम्मिलित होते हैं। कविता का उद्देश्य क्या है? तो कल्पना शक्ति का विकास करना, कविता के प्रति प्रेम व रुचि को उत्पन्न करना, रसानुभूति व सौंदर्यानुभूति कराना। ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करना, काव्य शैलियों से परिचित कराना। तो ये सब कविता शिक्षण की विशेषता रहेंगी। कविता शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं? गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। कविता के प्रकार देखो, बाल गीत हो गए, नाटकीय कविता हो गई, वर्णनात्मक कविता हो गई। ठीक है, इस तरीके से कविताएं आपकी चलती रहती हैं। कहानी शिक्षण क्या होता है? तो कहानी क्या है? कहानी गद्य की साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। ठीक है ना, और ये जो क्या करती है, इस कहानी विधा के अंतर्गत जीवन के जो पक्ष होते हैं उनको कल्पनाओं में मिक्स करके वर्णन किया जाता है, यानी कि कल्पना मिश्रित मार्मिक व रोचक वर्णन कहाँ मिलता है? कहानियों में मिलता है। कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है? सृजनात्मकता का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, तर्क कल्पना का विकास करना। ये सब कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी कथन विधि। ठीक है, लोकगीत किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया था। तो लोक मीन्स लोकगीत मीन्स गाने। लोकगीत हैं लोक के गीत, यानी कि जिन्हें कोई एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा आसपास का पूरा समाज अपनाता है वो कहलाते हैं लोकगीत। बस इनकी खासियत है कि ये गीत जो हैं एक विशेष क्षेत्र में ही प्रचलित होंगे। ठीक है, एक विशेष, इसीलिए स्थानीय भाषा में लिखे हुए गीत होते हैं ये। नेक्स्ट आते हैं हम उच्चारण पर कि ध्वनि का उच्चारण से आप क्या समझते हो? तो उच्चारण का तात्पर्य केवल वर्णों को बोलने से ही है, यानी सॉरी केवल नहीं, वर्णों को बोलना ही क्या होता है? उच्चारण होता है। शुद्ध उच्चारण का मतलब क्या है? तो शुद्ध उच्चारण का मतलब केवल बोलना नहीं है बल्कि हमें उतार चढ़ाव, लय, इन सब का ध्यान में रखते हुए बोलना है। ठीक है, उचित लय, गति, इन सबको ध्यान में रखते हुए बोलना कहलाता है शुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या है? तो ध्वनि का व उनके उच्चारण स्थान का पूर्ण ज्ञान ना होना, शर्मीला स्वभाव होना, लय, बल, गति, इन सब की जानकारी ना होना, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव पड़ जाना, तब भी अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा।
कोई शारीरिक विकार है बच्चे में तब भी उसका उच्चारण क्या है, अशुद्ध होगा। हकलाना, तुतलाना, ये भी क्या है, अशुद्ध उच्चारण। जल्दबाजी में भी अशुद्ध होता है, जैसे अभी मेरा हो जाता है कभी कभी, है ना। अशुद्ध उच्चारण के प्रकार क्या हैं, तो देखो ई का ई बोल जाना, ओ का औ, इस तरीके से स का शा बोलना, य का जा बोलना, री का रा बोलना, ठीक है। ये सारे के सारे क्या रहेंगे, उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण के प्रकार रहेंगे। अशुद्ध उच्चारण को सुधार के उपाय क्या क्या हैं, तो बार बार अभ्यास कराकर उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाए। अनुस्वार, हलंत, विसर्ग, इन सब का पूर्ण ज्ञान कराया जाए। छात्रों के अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जब बच्चा बोल रहा है, अनुकरण कर रहा है, तो शुद्ध कर रहा है या नहीं कर रहा है। शिक्षक का वाचन जो है वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। ध्वनियों को उनके उच्चारण स्थान से परिचित करा करके अभ्यास कराया जाए। तो इस प्रकार से जो उच्चारण रहेगा वो शुद्ध रहेगा। लिपि क्या होती है, तो लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है, ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो सभी चिन्ह लिपि कहलाते हैं। कुछ लिपियां यहाँ लिखी गई हैं, जैसे देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है, ठीक है। बंगाली लिपि में बांग्ला। ब्राह्मी लिपि में आपकी प्राचीन काल की संस्कृत और पाली भाषा। गुजराती लिपि में गुजराती भाषा। इसके बाद देवनागरी लिपि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है और इस देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। ये जो देवनागरी लिपि है वो कहाँ से विकसित हुई है, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि आई, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी और प्राचीन नागरी से देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी वर्णमाला व लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो देवनागरी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि इस लिपि में क्या है, उच्चारण व लेखन का अपवाद रहित संबंध है। जो बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। वर्णों की बनावट सुंदर व स्पष्ट है और सरल है। एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में हम करते हैं, ठीक है। और इसकी वर्णमाला का जो क्रम है वो क्या है, वैज्ञानिक है। हिंदी की सबसे खास बात यही है कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं। शाह बोल रहे हैं तो शाह ही लिखेंगे, और इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, कभी CH होता है, कभी C होता है, कभी कुछ होता है। के को का की जगह कभी के साइलेंट हो गया, जैसे नी में हो जाता है, ठीक है। बच्चा किन्हीं पढ़ता है, फिर उसको समझाते हैं कि नहीं के साइलेंट है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है कि साइलेंट वाइलेंट हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला क्या है, नेक्स्ट आ जाता है मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं, तो जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो अपना रूप बदल देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ का है और का के साथ हम ई को जोड़ें, तो जब का ई में जुड़ेगा तो कुछ ऐसे जुड़ेगा, तो ये क्या लग गई, मात्रा लग गई, ठीक है। तो जब स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है और इस बदले स्वरूप को ही हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं है, बड़े आ की इस तरीके की, छोटी की ये, बड़ी की ये, छोटे ऊ की इस तरीके से ये मात्राएं आपकी लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, लेखन। लेखन क्या है, तो लेखन का अर्थ है लिखना। अपने भावों व विचारों को लिख करके व्यक्त करना लेखन कहलाता है। लेखन अभ्यास निम्नलिखित प्रकार से करा सकते हैं, अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, इन सब माध्यम से हम बच्चों को लेखन अभ्यास कराएंगे। अनुलेख क्या होता है, तो अनुलेख का मतलब होता है किसी भी बनावट के पीछे या बाद में लिखते जाना, यानी कि देख देख के लिखना, अनुकरण करके या नकल करके लिखना। तो वह लेख जिसे छात्र किसी पुस्तक आदि से देख देख कर लिखते हैं वो कहलाता है अनुलेख, ठीक है। श्रुतलेख क्या होता है, श्रुतलेख का मतलब होता है सुन कर के लिखना, ठीक है। तो शिक्षक जो बोलते हैं छात्र सुन कर के जब लिखता है वही कहलाता है श्रुतलेख। श्रुतलेख से क्या क्या लाभ होंगे, तो लेखन की गति में वृद्धि हो जाएगी, विराम चिन्ह का ठीक से उपयोग करना सीख जाएगा, सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है बच्चे में, स्पष्टता व शुद्धता का अभ्यास हो जाएगा, जो गलत लिख रहा होगा वो सही करने लगेगा, सुनकर भाषा को समझने व लिखने लगेगा, ठीक है। सुलेख क्या होता है, सुलेख का मतलब है सुंदर लेखन। तो लेख को सुंदर व आकर्षक ढंग से लिखना ही सुलेख कहलाता है। सुलेख का क्या महत्व और उद्देश्य है, तो छात्रों को सुंदर व आकर्षक तरीके से लेखन की तरफ उन्मुख करना, छात्रों को सौंदर्यानुभूति का अनुभव कराना है कि सुंदर लेख से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। भाई सुंदर लिखोगे तो कितना अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है,
ठीक है ना। एक्टिव रहोगे, नींद नहीं आई, गंदा राइटिंग लिखा हो, फिर मन नहीं होता पढ़ने में। उचित गति का विकास करना, तो ये रहेगा सुलेख का महत्व। इसके बाद आते हैं सुंदर लेखन के गुण क्या क्या हैं। तो अनुपात, यानी कि जो अक्षर बने, जैसे मेरे अक्षर आप देख रहे हैं, अनुपात बराबर है, सारे अक्षर एक ही साइज के हैं कि नहीं है। तो वही शिरोरेखा, हमेशा मैं शिरोरेखा लगाती हूँ, ठीक है। शिरोरेखा का प्रयोग भी करना चाहिए, इससे लेखन सुंदर लगता है। उचित दूरी बनी होनी चाहिए लेखन में, जैसे दो वर्ण के बीच में दूरी बराबर हो, ठीक है। जब आप पूरा वाक्य लिखने जा रहे हैं तो दो शब्दों के बीच में हर जगह बराबर स्थान दें, ठीक। उचित हाशिया, उचित गति, इन सब का प्रयोग करना। लेखन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब है देख करके लिखना। तो शिक्षक श्याम पट पर लिख देते हैं और छात्र उसको देख करके वैसा का वैसा ही कॉपी पर उतार देते हैं, ये कहलाती है अनुकरण विधि। मांटेसरी विधि क्या थी, तो इन्होंने बताया था कि पहले गत्ते पर कुछ भी अक्षर बना दो और बच्चे से उंगली फेरने को कहे। जब बच्चा उंगली फेरना सीख जाए तो उस गत्ते में से उतना ही पार्ट काट दो। अब वो जो आ बनाया था या का बनाया था वो स्थान खाली हो जाएगा। फिर उस गत्ते को एक कागज पे रख के उस पर पेंसिल चलाइएगा, बच्चे से चलवाइए, तो फिर बच्चा क्या है वो आ लिखना सीख जाएगा। ऐसे एक स्केल भी आता है, छोटे पे बहुत यूज़ किया होगा, उसमें अक्षर बने हुए होते थे और पेंसिल घुमा के पेपर पे अक्षर को छापा करते थे हम लोग, वही वाला सेम है, ठीक है। पेस्टोलॉजी विधि क्या है, तो इन्होंने पहले खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, सीधी रेखाएं, अर्धवृत्त, ये सब बनाना सिखाने को बोला। उसके बाद उनको जोड़ जोड़ के अक्षर बनाना बोला कि जैसे ऐसे ऐसे, ये जब आप सिखा देंगे ना, उसके बाद लाइंस, ये सब चीज़ें, तो इनके बाद फिर हम बच्चों को अक्षर सिखाएंगे। लेखन वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण क्या क्या हैं, तो देख लीजिएगा। कारण असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, गलत उच्चारण होगा तो बच्चा गलत ही लिखता है। अक्षरों व मात्राओं का ज्ञान न होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, अनुस्वार व अनुनासिक का ज्ञान ना होना, ये सब अशुद्धियों के कारण है, ठीक है। उच्चारण स्थानों का ज्ञान ना होना, तो लेखन संबंधी अशुद्धियाँ इसी तरीके से होती हैं। और अगर आपसे आ जाए कि बोलने में अशुद्धि, वाचन संबंधी, तो वो उनके कारण भी यही रहते हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं होगा अगर स्थान का, कि कहाँ से कौन सा वर्ण बोलना है, तो वो गलती करेंगे ही करेंगे। लेखन संबंधी अशुद्धि दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना, व्याकरण नियमों का ज्ञान कराना, सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख के द्वारा अनुस्वार व अनुनासिक को स्पष्ट करना। तो इन सब का जब आप ज्ञान करा देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं शुद्ध लिखना सीख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके विलोम, समानार्थी, तुकांत व अतुकांत शब्द आ जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बताना पड़ेगा, ये तो सब आप चाहें तो। विलोम की डेफिनेशन तो वही है कि विपरीत अर्थ देने वालों को क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, न्याय का अन्याय, सदाचारी का दुराचारी, सौभाग्य का दुर्भाग्य, जड़ का चेतन, कृत्रिम का प्राकृतिक, एक का अनेक, कायर का विलोम वीर हो जाएगा, कोमल का कठोर, आदि का अंत, जागृत का सुसुप्त। पर्यायवाची की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं, समानार्थी। तो यहाँ मैंने कुछ पर्यायवाची लिखे थे। आकाश का नभ, अंबर, आसमान, गगन, अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन, अश्व का घोड़ा, तुरंग, घोटक, हय, अमृत का अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, पृथ्वी का भू, जरा, धरती, भूमि, सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, मेघ का बादल, जलद, नीरद, बारिश। तो इनको बस एक बार पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। तुकांत शब्द वे शब्द जो जिनका अंत किस पे होता है, किसी ना किसी तुक पे अंत होगा, वो तुकांत होंगे। जैसे काम दाम, खोया पाया, यहाँ वहाँ, शाम नाम, रोटी वोटी। तुक पे अंत नहीं होता है वो अतुकांत कहलाते हैं। तुकहीन शब्दों को अतुकांत शब्द कहते हैं। समान ध्वनि वाले, जिनको सुनने में लगभग अर्थ समान लगे, सुनने में समान लगे, अर्थ में अलग अलग लगे, वो समश्रुति भिन्नार्थक होते हैं। जैसे अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब हवा, कुल का मतलब वंश, कूल का किनारा, शोक का मतलब दुख, शौक का मतलब चाव, धन का मतलब दौलत, धान का मतलब चावल, अनु का मतलब पीछे, अड़ु का मतलब कड़, कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा। तो ये आपके क्या रहेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद आते हैं विराम चिन्हों पर। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जहाँ जहाँ पर रुकता है, तो लिखने में उनको दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है वो चिन्ह ही कहलाते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह देखो, पूर्ण विराम ये रहा, अल्प विराम कॉमा लगाएंगे, अर्ध विराम पहले बिंदी फिर कॉमा, अपूर्ण विराम विसर्ग की तरह रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह,
फिर विस्मयादि बोधक, योजक चिन्ह छोटा डैश और निदेशक चिन्ह बड़ा डैश, इतना बड़ा भी नहीं, थोड़ा बड़ा, ठीक है। और अवतरण चिन्ह होता है आपका इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल भी होता है, डबल भी चलता है। विवरण चिन्ह आपका 2 बिंदी 1 डैश। उसके बाद लाघव चिन्ह शॉर्ट के लिए प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह तृतीय पूरक होता है, यानी कि जब गलती हो जाए तब इसका यूज़ करेंगे। कोष्टक 3 प्रकार के हैं आपके, बड़ा, छोटा, मंझला, ठीक है। और समानता सूचक तो बराबर का निशान है। इतिश्री होता है रचना खत्म होने पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इतिश्री का प्रयोग कब करते, रचना की समाप्ति पर। पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं, तो पूर्ण विराम का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में भली भांति ठहरना हो, यानी कि वाक्य पूरा समाप्त हो जाए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य खत्म तो पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम जब वाक्य में बहुत कम समय के लिए ठहरना हो तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं अल्प विराम का, जैसे 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, राम के बाद कॉमा, ठीक है, मोहन के बाद कॉमा। प्रश्नवाचक चिन्ह तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे, क्वेश्चन मार्क। अर्धविराम जब वाक्य में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो तो वहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, और 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए भी। अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, तो यहाँ अर्धविराम जोड़ा जाएगा। विस्मयादि बोधक जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता, इन सब भावों को प्रकट करना हो तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह कितना अच्छा गीत गाया, ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं समास युक्त वाक्यों में करते हैं, जैसे धीरे धीरे के बीच में, माता पिता के बीच में, पाप पुण्य के बीच में। निदेशक चिन्ह पूछा गया था भाई, निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निदेशक चिन्ह का ये सिंबल पूछा गया था, ठीक है। सिंबल सभी के देख लेना कैसे लगाए जाते हैं। तो निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उपशीर्षक के बाद में, या कभी हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं तो हम चाहे तो विवरण चिन्ह लगाएं, नहीं तो निदेशक चिन्ह भी लगाते हैं, जैसे जैसे के बाद लगाया है, माँ ने कहा इसके बाद लगेगा, भाषा का महत्व इसके बाद, इस तरीके से। विवरण चिन्ह का मतलब है किसी भी बात को समझाने के लिए, यानी कि हमें व्याख्या करनी हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तब इसका प्रयोग करते। हेडिंग डालने के बाद हमेशा विवरण चिन्ह ही लगाते, जैसे मैं देखो हर जगह लगाती हूँ, ठीक है। लाघव चिन्ह क्या होता है, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति की शॉर्ट में आपको लिखना है, जैसे उत्तर प्रदेश को आप पूरा उत्तर प्रदेश ना लिखना चाहें तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऊ के आगे बिंदी और प्र के आगे बिंदी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, डॉक्टर, सब में क्या लगा दिया, लाघव चिन्ह। लोप या हंस पद चिन्ह क्या होता है, तो इसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं। जब गलती हो जाती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जहाँ पर जो शब्द छूट जाता है उसी को हम वहाँ ये चिन्ह लगा करके ऊपर लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो विद्यालय छूट गया, छूटा तो नहीं था, मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि मैं इस चिन्ह को दिखा सकूं, इसलिए मैंने इसको छोड़ के ऊपर ये लगा दिया, ठीक है ना। अवतरण चिन्ह क्या होता है, किसी शब्द की विशिष्टता को बताने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या किसी ने कोई बात कही तो उसकी बात को हमें ज्यों का त्यों बताना हो तब हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसी पुस्तक का लेखक का नाम दिखाना हो तब भी इसका प्रयोग करते हैं। निराला हिंदी के महाकवि हैं तो निराला में लगा दिया। माँ ने कहा तुम बाजार जाओगे, माँ की बात जैसे कि तैसी बताने के लिए हमने क्या किया, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया। अवतरण चिन्ह का दूसरा नाम है उद्धरण चिन्ह, तो दोनों सेम ही हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। यहाँ पर आपका जो है वो समाप्त होता है भाई। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कर करके आइएगा। बहुत परेशान थे आप लोग इस क्लास के लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि सभी का कल्याण हो जाए। और जितने परेशान थे, मुझे लगता है ये क्लास देखने के बाद लग रहा होगा कि अरे फालतू में ही परेशान थे, ये तो सारा कुछ हमें आ रहा था, सारा कुछ पढ़ा हुआ था। सेम कल पेपर में भी ऐसा लगेगा। तो सबको ऑल द बेस्ट, और 4th सेमेस्टर भाई सबका अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी की भी मतलब जो मैं वो वर्ड बोलना भी नहीं चाहूँगी, सीधी सी बात है, बहुत अच्छे से पास होइए, अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आइए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं 4th सेमेस्टर आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। टेट वगैरह, CTET वगैरह, आगे सब पूरा फ्यूचर आपका एक तरीके से डिपेंड अभी यही सेमेस्टर पे ही मान के चलिएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर करिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, बना के लिख के आओ, पर लिख करके ज़रूर आओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।